नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका अपनी टपली अपना राग में। कल से यूपी के महासंग्राम का बिगुल बज जाएगा। पश्चिमी यूपी के जिन 11 जिलों के 58 सीटों पर वोटिंग होनी है, सभी दलों ने प्रचार में जी जान लगा दिया। माना यह जा रहा है कि जिस दल को पश्चिम में बढ़त मिल जाएगी वो पूर्वांचल में भी भारी रहेगा। पश्चिम में जाट आबादी सबसे ज्यादा है। समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि जाट बीजेपी से नाराज है, लेकिन कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद बीजेपी की ओर से भी यह दावा किया जा रहा है, यह उम्मीद की जा रही है कि किसान मान गए हैं। सवाल है कि क्या जाट फिर दिलाएंगे बीजेपी को सत्ता? उत्तर प्रदेश में बुधवार को जाट लैंड के 58 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी का दावा है कि जाट बीजेपी के साथ है। क्या आपको लगता है जाट और मुसलमान इस पर साथ में आ सकते हैं? देखिए, मुझे तो जमीन पे नहीं दिखाई देता है। और जो बयान हैं 2013, 2014 और कैराना का प्लान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति नहीं भूल सकता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन 10 जिलों में पहले चरण की वोटिंग होगी, वहां जाट जीत हार तय करते हैं। अगर कोई गफलत में हो तो अलग विषय है जी। मुझे नहीं लगता है कि गौरव सचिन जैसे जाट युवकों और उसके बाद मारे गए सैकड़ों लोगों और गलत ढंग से फंसाए गए हजारों लोगों की अपमान को लोग भूल जाएं, मुझे नहीं लगता है। और जो वहां के रिएक्शन आ रहे हैं माताओं के, बहनों के, गांव के किसानों के, बुजुर्गों के, नौजवानों के, उसमें कहीं नहीं लगता है कि इस प्रकार का कोई समीकरण। बीजेपी लगातार मुजफ्फरनगर दंगे और कैराना का मुद्दा उठाकर समाजवादी पार्टी को जाट विरोधी करार दे रही है। तो जाट आपसे छिटकता हुआ आपको नहीं दिखाई दे रहा है? आपको कैसे लगता है? जाट उसी 80 का पार्ट है जी, उससे बाहर कहां से हो जाएगा? मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से जाटों ने 2014, 2017 और 2019 के चुनावों में बीजेपी को समर्थन दिया था। कृषि कानून को लेकर किसानों में नाराजगी थी, लेकिन दावा किया जा रहा था कि अब किसान मान गए हैं। जी हां, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कहा यही जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हावी हो गया, अगले के चरणों में भी उसी का पलड़ा भारी रहता है। ओपी सिंह प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत सिंह टीटू राष्ट्रीय सचिव आरएलडी हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत सिंह कटारिया जाट नेता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ओपी सिंह जी, जितने वायदे करने थे हो गए, जितनी बातें कहनी थी, गर्मी सर्दी कंबल सारी बातें हो गई। अब तो गेंद जनता के पाले में है। कल वोटिंग होनी है, 58 सीटों पर वोटिंग होनी है, और बता दीजिए जरा कि 58 में से कितना इस बार? देखिए, ऐसा अमेरिका जी की पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव, फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में कुछ दलों ने गठबंधन किया था विभिन्न पार्टियों से, कभी बसपा से, कभी कांग्रेस से, कभी किसी से, और वहां की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ जितना भारतीय जनता पार्टी को सीटें दी है, जितना जिताया है, तमाम प्रयासों के बावजूद आज जो प्रयास विपक्षी दलों द्वारा वहां पर बांटने का काम किया जा रहा है, जाट हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बांटने का आरोप तो वो आप पर लगा रहे हैं। एसपी आरएलडी का कहना है कि बीजेपी है जो बांटने की राजनीति करती है। हाँ, ठीक है, मैं उसको बता रहा हूँ बिरका जी। मैं ये कहता हूँ कि जब ये चर्चा की जाती है तो सपा को बड़ा दर्द होता है कि आप हमारे पुराने पापों को क्यों उजागर करते हो। 2012 से 17 में आए दिन जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में दंगे हो रहे थे, चाहे कैराना का पलायन हो, चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा हो, चाहे शामली का दंगा हो, ठीक है, आप दंगों की याद दिला रहे हैं और वो याद दिला रहे हैं कि किस तरीके से किसानों पर जीप थार चला दी गई थी। ठीक है, इंद्रजीत सिंह टीटू राष्ट्रीय सचिव आरएलडी हमारे साथ मौजूद है। पिछली बार
इन 58 सीटों का जिक्र किया जाए तो पिछली बार आरएलडी को एक भी सीट नसीब नहीं हुई थी। इंद्रजीत सिंह, इस बार आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं, क्या ये साथ कमाल दिखाने वाला है? अगर हाँ तो कितना कमाल दिखाने वाला है? क्या मुस्लिम जाट एक साथ एसपी आरएलडी के साथ आएंगे? बात ये है, परिवार में 4 बर्तन होते हैं तो खड़खड़ाहट की आवाज भी आती है। ये हमारा परिवार है, परिवार में कई बार गिले शिकवे हुआ करते हैं, लेकिन अगर हमें समर्थन नहीं था, लेकिन जयंत चौधरी जी और चौधरी अजीत सिंह जी हमेशा बिरादरी के बीच में रहे। आपने देखा होगा किसान आंदोलन में भी किस तरीके से उन्होंने राकेश टिकैत जी की ढंढास बंधाया था। हमने कभी स्वार्थों से राजनीति नहीं करी है लोकदल ने। लेकिन अजीत सिंह जी ने ही तो कहा था ना, चौधरी अजीत सिंह ने ही कहा था कि जो मुजफ्फरनगर दंगे हुए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की वजह से दंगे हुए, ये बात तो उन्होंने भी कही थी, लेकिन आज आप उन्हीं के साथ हैं। देखिए बात ये है, आज आप देखो, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की बीजेपी थी, आज की बीजेपी है। पहले वाली बीजेपी में और अब की बीजेपी में आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आपको नजर आ रहा होगा सब चीजें। समय के साथ चीजों का बदलाव आता है। एक नए युवा, दोनों जो पढ़े लिखे काबिल लोग हैं और एक विजन को लेकर, एक आईक्यू लेकर चल रहे हैं। उन्होंने, आपने देखा, इन्होंने टीटू साहब, आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पटल बदल गई है, अब ये वो समाजवादी पार्टी नहीं है जो मुलायम सिंह यादव की पार्टी थी। अब की समाजवादी पार्टी अलग है। 13 में जो समाजवादी पार्टी थी, 22 में वो अलग है और इसलिए आप साथ हैं। अजीत सिंह से पूछ लेते हैं, आपके पास आऊंगी। अजीत सिंह कटारिया को भी ले लेते हैं। कटारिया साहब, जाट किसका साथ देने वाले हैं? माफ कीजिएगा, बीते 3 चुनाव में लगातार बीजेपी का साथ देते आए जाट। इस बार इसमें बिखराव दिख रहा है। बीजेपी एकजुट रखने में वहां दिख रही है कामयाब, या फिर सेंधमारी हो रही है? देखिए मैडम, जाट जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है इस वक्त, क्योंकि 2014 में 90% जाटों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। 2017 में फिर वही दोहराया, 2019 में फिर वही दोहराया। लेकिन जाटों को जो है, क्योंकि जाट एक्चुअल में क्या है, किसान से जुड़े हुए लोग हैं। 95% जो जाट हैं वो किसानी से जुड़े हुए हैं लोग हैं, और उनको किसानी का कोई भी फायदा, किसानों की जो दुगनी आय कहने की बात थी कि दुगनी आय 2022 में करेंगे, वो वायदा पूरा नहीं हुआ। गन्ने का भाव, कौन वादा पूरा कर सकता है? कौन वादा पूरा कर सकता है जाटों से? ये जाटों का वायदा अभी तक तो किसी ने पूरा नहीं किया है, लेकिन जो सरकार अभी है वर्तमान में, उसके खिलाफ जाटों में गुस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जाटों को अभी गन्ना का देख लीजिए, 18 से 20 हजार करोड़ रुपया आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का बकाया है, जो कि ये कहा गया था। ओपी सिंह जी जवाब दीजिए, ओपी सिंह जी जवाब दीजिए। आप किसानों की बात करते हैं, आपने फिर इस बार भी, ठीक है आपके पास लौटती हूँ, ओपी सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। कटारिया साहब, ओपी जी से जवाब ले लेते हैं। आपने फिर वादा किया है अपने संकल्प पत्र में कि गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन में होगा। पिछले बार भी ये वादा किया था आपने, लेकिन वो वादा पूरा तो हो नहीं पाया। मेनका जी, देखिए ऐसा जो विपक्षी दल पश्चिम उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, इनको परिवारवाद, जातवाद और तुष्टिकरण की राजनीति पहले ही अखिलेश यादव घोषित कर चुके हैं, कारण वो आईएम के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। खैर ये हमेशा से लड़ते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। हमारा तो शुरू से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, केंद्र सरकार की योजनाएं और प्रदेश सरकार की डबल इंजन की जो योजनाएं हैं, अच्छा ओपी सिंह जी ईमानदारी से कहिए जरा, ओपी सिंह जी ईमानदारी से कहिए, परिवारवाद, गर्मी सर्दी, इसको अलग रखकर हम बात जाट और, ठीक है ओपी सिंह जी, हम बात जाट और किसानों की कर लेते हैं। जाटों और किसानों, आपसे ही सवाल है, आपसे ही सवाल है। हम बात जाटों और किसानों की कर लेते हैं, गर्मी सर्दी को अलग रखते हैं, परिवारवाद को अलग रखते हैं। जो 3 कानून थे, एक साल तक किसान आंदोलन करते रहे, उसके बाद 3 कानून वापस लिए गए। बार बार किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि 700 किसानों की इस दौरान जान चली गई। आप ईमानदारी से बताइए, कितना डेंट लग रहा है इस पूरे प्रकरण की वजह से? ठीक है मेनका जी, बहुत अच्छा सवाल किया। सवाल इस बात का उठता है कि कौन सरकार और कौन सी पार्टी की नीयत क्या। अगर उसकी नीयत सही है तो काम सही है। आप ये बताइए, जो हमने वादा किया था 2017 में सरकार मेरी पहली कैबिनेट में, हमने जो है 36,000 करोड़ रुपया ऋण जो है माफ सरकार ने किया कि नहीं किया, ये बताइए। ये गन्ना बेल्ट है, हमारे जाट साथी बोल रहे थे गन्ना बेल्ट है। मैं पूछना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह के कर्मभूमि रमाला चीनी मिल की हालत क्या थी? बढ़ चुकी थी।
उसको जो है 200 करोड़ लगाकर आधुनिकीकरण हमने किया। 21 चीनी मिलें जो है मुलायम की सपा की सरकार में चीनी मिलें बंद हो गई थी, 19 चीनी मिलों को बसपा ने बेचा। उनका आधुनिकीकरण करना, चलाने का काम किसने किया? 1.59 करोड़ लाख करोड़ भुगतान हमने किया। अखिलेश यादव की सरकार जब गई तो जो किसानों का गन्ना 11,000 करोड़ बकाया था उसको छोड़ के गई थी, हमने उसका भी भुगतान किया। और इस वर्ष में हम 84 से 87% किसानों का भुगतान कर चुके हैं। हमारी सरकार ने जब कहा तब भुगतान किया। किसानों को सम्मान निधि हम दे रहे हैं, किसानों को फसल बीमा दे रहे हैं, किसानों की सिंचाई की व्यवस्था हम कर रहे हैं, बीज की व्यवस्था कर रहे हैं। सारी जो उपलब्धियां मिली हैं हमारे किसानों को वह डबल इंजन की सरकार में ही मिली है। ये तो वादा कर रहे हैं। चीनी मिलों को खुलवाया, कोरोना काल में भी चीनी मिलें चलती रही ताकि नुकसान ना हो किसानों का, और जितना मुमकिन हो सके ये बार बार दावे कर रहे हैं कि हमने 87% तक गन्ना किसानों का भुगतान कराया है। बीते सरकार के 11,000 करोड़ रुपए जो बकाया था वो भी भुगतान कराया। आप जवाब दीजिए। घूम रहे हैं, उसका क्या कहना है? बात का जवाब दे रहा हूँ। मेरा कहना यह है, इनकी सरकार आई थी कि हम बिजली के रेट कम करेंगे। आप देखिए हरियाणा के अंदर बिजली का रेट किसान को कम मिल रहा है, वहाँ 75 रुपए का रेट है और यूपी में 180 रुपए का रेट है। इन्होंने कहा था हम गन्ने की पेमेंट बढ़ाएंगे, पूरे 4 साल बाद इन्होंने मात्र 25-30 रुपए गन्ने की पेमेंट बढ़ाई। क्या 5 साल में 25 या 30 रुपए ही बढ़ने चाहिए थे किसान के? इन्होंने वहां ठगा। डीजल के रेट 100 रुपए कर दिए। और आप मुझे बताइए, बता रहे पेमेंट कर दी। पेमेंट कोई किसान के दी हुई फसल की पेमेंट करी है, कोई एहसान नहीं दिया आपने। किसान ये कहता है। लेकिन पिछली सरकारें तो वो भी नहीं कर रही थी ना, पिछली सरकारें वो भी नहीं कर रही थी। ये कह रहे हैं बीजेपी वाले वही बकाया किसानों का ही पैसा उन्हें नहीं मिलता था, सालों साल इंतजार करना पड़ता था। मैं बताता हूँ मैडम जी, देखो मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूँ कि चीनी मिल से एक बोरी चीनी भी बाहर निकलेगी तो चाहे सरकारी आदमी ले चाहे प्राइवेट आदमी ले, पहले पैसा जमा होता है, ड्राफ्ट जमा होता है, उसके बाद बाहर निकलती है। ये गन्ना उधार खरीदते हैं और पेमेंट गन्ना उधार खरीदते हैं और चीनी नकद बेचते हैं। एक बात, बिजली हरियाणा में सस्ती, यूपी में महंगी। गन्ने की पेमेंट हरियाणा में महंगी और यूपी में सस्ती। कोरोना के दौरान भी इन्होंने कोई बिजली का बिल किसी का माफ नहीं करा, किसी स्कूल के बच्चे की फीस माफ नहीं करी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 403 वैन हरी झंडी दिखाकर यूपी में प्रचार प्रसार के लिए करी है। मैं आपको मैडम जी सच्चाई बता सकता हूँ, क्योंकि मैं देहात से लगते क्षेत्र में रहता हूँ, मैं खुद किसान हूँ, मैं जाट बिरादरी से आता हूँ। मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा बीमारी का जो प्रकोप रहा सेकंड फेज में वो गांव में रहा, क्योंकि वो लोग सीधे लोग थे, वहां दवाई नहीं पहुंच पाई, वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, वो डॉक्टर नहीं पहुंच पाए। तो ठीक है, तमाम बातें आ रही हैं, जनता किस पर कितना भरोसा करती है। एक छोटे से न्यूज 18 के साथ खास इंटरव्यू में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ममता बनर्जी के यूपी आने को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को यूपी वालों से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने यूपी वालों को गुंडा कहा था। ने बोला कि इन्होंने बहुत बोला बंगाल में 200 पार, लेकिन मैंने गिरा दिया बीजेपी को। देखिए, ममता दीदी को यूपी आने से पहले यूपी वालों से क्षमा मांगना चाहिए था। क्यों? उन्होंने यूपी के लोगों को गुंडा कहा था, यूपी के लोगों को अपराधी कहा था, और यूपी की जनता से माफी मांगे बगैर वह यूपी आए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की भावना से हम लोग कार्य करते हैं, वो आई हैं तो हमने उनके आने में कोई बाधा नहीं डाली है और न डालेंगे। लेकिन ममता दीदी हो चाहे श्री अखिलेश यादव हो जी, दोनों दंगाइयों के सरदार हैं, मुखिया हैं, और इनके शासनकाल में चाहे दंगाई हो, चाहे अपराधी हो, चाहे माफिया हो, फलते और फूलते रहें। इसलिए उत्तर प्रदेश में अब माफिया युग चला गया है, दंगा युग चला गया है, अब यहां सुशासन का युग आ गया है, विकास का युग आ गया है। लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं, जो कमल के फूल की छाया में ही सुरक्षित अपने को महसूस करते हैं। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के सपने वाले बयान को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान के साथ ही यूपी में एसपी गठबंधन का सफाया होने जा रहा है।
ये जब चुनाव शुरू हुआ था तब अखिलेश जी को भगवान कृष्ण के सपने आ रहे थे। अब पहला राउंड की वोटिंग हो रही है तो नींद किसको उड़ी हुई है आपकी? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को पहले सपने आ रहे थे, 400 सीटें उनको दिखाई दे रही थीं। अब नींद भी उनकी ही उड़ी हुई है, क्योंकि सपा का सफाया, सपा गठबंधन का सफाया पहले चरण के मतदान के साथ ही होने जा रहा है। तो सबके वादे बड़े बड़े हो चुके हैं और अब बारी है मतदाताओं की। 2,27,00,000 मतदाता जो पहले चरण में वोट कास्ट करने वाले हैं, उनका वक्त आ गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।